स्लीपर बसों में सफर अब सिर्फ आराम का नहीं, रिस्क का भी मामला बन गया है। इस महीने ही आग लगने की घटनाओं में 46 लोगों की जान चली गई है। सवाल यह है कि फायर इंसिडेंट्स कब रुकेंगे, खास तौर से बसों में, इन स्लीपर बसेस में। क्या बस ऑपरेटर सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं, सेफ्टी को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर रेगुलेटरी सिस्टम ही स्लीप मोड में है? लोगों के लिए ये आखिरी ऑप्शन होता है जब ट्रेन की टिकट नहीं मिलती, लेकिन क्या ये आखिरी ऑप्शन जानलेवा साबित हो रहा है? कई लोग तो कम्यूट की सहूलियत के लिए भी ट्रेन के ऊपर स्लीपर बसों को तरजीह देते हैं। तो क्या वो गलती कर रहे हैं? आज इन्हीं मुद्दों पर होगी चर्चा। जानेंगे शहर शहर हो रहे ये हादसे कब थमेंगे। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। लौट रहा हूं मेहमानों के साथ, आप देखिए ये रिपोर्ट। भारत की सड़कों पर रोजाना 32 करोड़ पैसेंजर ट्रिप्स होती हैं, जो रेलवे से 10 गुना और एविएशन से 600 गुना ज्यादा हैं। और भारतीय सड़कें सुरक्षा के मामले में काफी नीचे हैं। इस बीच एक हफ्ते में स्लीपर बसों में लगी आग ने 41 लोगों की जान ले ली है। देश में बस हादसों का सिलसिला सालों से जारी है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2013 में तेलंगाना के महबूब नगर में 45 लोगों की जान चली गई। 2014 में तमिलनाडु के तिरुपुल्लानी में 5 मौतें हुई। 2022 में महाराष्ट्र के नासिक में 12 लोग हादसे का शिकार हुए। 2023 में बुल्ढाना में 25 जानें गईं। मई 2025 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 5 लोगों की मौत हुई। अक्टूबर 2025 में राजस्थान के जैसलमेर में 21 लोगों की मौत हो गई। और इसी महीने आंध्र प्रदेश के करनूल में 20 लोगों की जान चली गई। हर हादसे के बाद शिकायतें लगभग एक जैसी होती हैं। बस के अंदर इस्तेमाल की गई सामग्री आसानी से आग पकड़ने वाली होती है, दरवाजे बहुत छोटे होते हैं, कई बार इमरजेंसी एग्जिट का दरवाजा ही नहीं होता या फिर वो काम नहीं करता। सबसे बड़ी चिंता यह है कि बस स्टाफ को सेफ्टी से जुड़ी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। बसों में लगातार हो रहे हादसों को लेकर बीओसीआई के प्रेसिडेंट प्रसन्ना पटवर्धन ने बस ऑपरेटर्स को कई सुझाव भी दिए हैं। उनके मुताबिक ओवर डायमेंशन बॉडी और ऊपर लगेज कैरियर नहीं बनवाएं, ओवरलोडिंग ना करें, एक बर्थ पर 3-4 लोग या गैलरी में सीटें खतरनाक हैं, हर ट्रिप से पहले इमरजेंसी गेट और रूफ हैच चेक करें, फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर ना हो और स्टाफ को इन्हें यूज करना आता हो, फर्स्ट एड बॉक्स पूरा भरा हो और बेसिक ट्रेनिंग दी जाए। पैसेंजर्स को सेफ्टी वीडियो शेयर करें, फायर ड्रिल कराएं, जैसे इमरजेंसी डोर खोलना, कांच तोड़ना, मेडिकल इमरजेंसी हैंडल करना, कैपेसिटी से ज्यादा पैसेंजर्स या लगेज ना लें, बस की छत पर सामान न रखें, कोई एक्सप्लोजिव या केमिकल बस में ना आने दें, ड्राइवर के पास सभी वैध डॉक्यूमेंट्स और इमरजेंसी नंबर हों, हर बस में जीपीएस लगाएं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऑपरेटर्स शॉर्ट टर्म फायदे के लिए रूल्स तोड़ते हैं और दूसरों को भी गलत राह पर ले जाते हैं। कुल मिलाकर देश में हो रहे बस हादसों के पीछे सबसे बड़ी वजह लापरवाही है। ऐसे में जरूरत है सख्त नियमों की, बसों की फिटनेस चेक की और स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देने की, ताकि हर सफर सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि सुरक्षित भी पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं प्रसन्ना पटवर्धन जी का। प्रेसिडेंट हैं बीओसीआई यानी कि प्रेसिडेंट बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है प्रसन्ना जी आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर पीएस पसरीचा, पूर्व डीजीपी महाराष्ट्र। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पसरीचा सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं अनुराग कुलश्रेष्ठ जी, फाउंडर प्रेसिडेंट ट्रैक्स रोड सेफ्टी एनजीओ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनुराग जी हमारे शो पे भी। प्रसन्ना जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। और ये जैसा हमने रिपोर्ट में भी बताया कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह से बसेस जो है वो चलती फिरती डेथ ट्रैप बन गई हों, लेकिन बीते कुछ हफ्तों से इस तरह की घटनाओं में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इजाफा हुआ है। क्या कुछ गड़बड़ हो रही है? नियमों की अनदेखी हो रही है? क्या बस ऑपरेटर्स प्रॉफिट को तरजीह दे रहे हैं लोगों की सेफ्टी और लाइफ के ऊपर? सर आज अगर हम देखेंगे ना तो बसेस जो लेजिस्लेशन गवर्नमेंट ने बनाया है 119 के तहत, जो बस ऑपरेटर्स के लिए, बस बॉडी बिल्डिंग के लिए लेजिस्लेशन बनाया है, अगर उसके तहत बस बनाएंगे तो ये हादसे एक्सीडेंट है अल्टीमेटली, लेकिन बहुत कम हो सकते हैं, और हो गए तो लोगों की जानें इतनी नहीं जाएगी। तो अगर आपने ये जितने भी एक्सीडेंट अभी इतने में देखे हैं, इसमें या तो बस में मॉडिफिकेशन किया गया है, या तो बस बॉडी एज पर बस बॉडी स्पेसिफिकेशंस नहीं है, और
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो नहीं करनी चाहिए, या स्टाफ को ट्रेनिंग की भी बात है। तो ये अगर सब चीजें करते हैं तो ये हादसे बहुत कम हो सकते हैं। और सर हमें समझाइए कि हादसे ये हो भी बस गए। मॉडिफिकेशन बिना किसी रेगुलेटरी परव्यू के होते हैं, बिना किसी चेक के होते हैं। सड़कों पर अगर गाड़ियां चल रही हैं, उनकी चेकिंग के लिए आरटीओ से लेकर तमाम एजेंसीज होती हैं, क्या वो चेक नहीं करती? थोड़ा बेसिक बुनियादी चीजें बताइए सर कि कहां कहां दिक्कतें आ रही हैं। पहले एक तो चीज, जहां जहां बस बॉडीज बनती है ना, हम्म। वहां वो बॉडी सर्टिफाई होनी चाहिए सर्टिफाइड एजेंसी से। हम्म। और अगर वो सर्टिफाइड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन उसका नहीं होना चाहिए। हम्म। लेकिन अभी ये दोनों गाड़ी अगर आपने देखी रहेगी, तो पहली जो गाड़ी थी वो नॉन एसी थी, उसको एसी में कन्वर्ट किया गया है, ओके। जिसमें इमरजेंसी एग्जिट के सामने बर्थ डाले गए हैं, यानी इमरजेंसी एग्जिट है ही नहीं वहां। छत पे लगेज कैरियर बिठाया गया है, जिसकी वजह से छत से बाहर निकलने की जो एक दूसरी सुविधा होती है, रूफ एचेस होते हैं, वो भी नहीं है। वो ग्लास के यहाँ हैमर लगाना जरूरी है, वो हैमर भी नहीं है। तो अभी जितनी भी सेफ्टी से रिलेटेड चीजें हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। हम्म। दूसरी अगर आप देखेंगे तो पैसेंजर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी इसमें फायर क्रैकर मिले, हम्म। अभी पैसेंजर फायर क्रैकर लेके जाएंगे तो वो भी एक दिक्कत है। सिमिलरली अगर आप दूसरी गाड़ी देखेंगे तो ये स्कैनिया की गाड़ी है। स्कैनिया कंपनी सीटर गाड़ियां ही बनाती थी, अभी तो है नहीं वो कंपनी अपने देश में। लेकिन ये सीटर गाड़ी लेके उसको स्लीपर में कन्वर्ट किया है। हम्म। कई लोकल बॉडी बिल्डर्स या कहीं से उन्होंने किया रहेगा। इसमें भी सेम दिक्कतें हैं। जो अगर सेफ्टी नॉर्म्स गवर्नमेंट में बताए हैं, अगर वो फॉलो होते हैं तो लोग आसानी से इसमें से निकल सकते थे। लेकिन अगर वो लोगों को बाहर निकलने की तो कोई जगह ही नहीं है, तो कहां से निकलेंगे ये लोग बाहर? तो सबसे पहले ये बॉडी बिल्ट कैसे हो गई, बॉडी हम्म। बिल्ट होने के बाद ये रजिस्टर कैसे हो गई, और रजिस्टर होने के बाद ऑपरेटर ने चलाई कैसी। तो ये तीनों लोगों को इसमें मैं बोलता हूं समान रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये Absolutely. नहीं होने के लिए। हम और बस एंड चूंकि कार आपके 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 जो आंकड़े हैं, आप लोगों ने जो लेटर जारी किया है आपकी प्रेसिडेंसी के तहत, उसमें बड़े ठोस आंकड़े भी आपने दिए हैं कि किस तरह से अगर आप ट्रिप्स के हिसाब से देखें तो रेलवे से कई गुना ज़्यादा जो है वो बसों पे लोग सफ़र कर रहे हैं, और लगभग 600 गुना के आसपास तो एयर से ज़्यादा हैं। और ये जो हमने स्लीपर बसों का चलन हमने देखा, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। अब आप ये कह रहे हैं कि बस बॉडी मॉडिफिकेशन वो इलीगल तरीके से हो रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन इलीगल तरीके से हो रहा है, एंड देन उनका ऑपरेशन इलीगल तरीके से हो रहा है। तो पसरीचा सर, फिर हमारा सिस्टम कहाँ है? ये सब के सब सिस्टम की नाक के नीचे इतने एक के बाद एक इलीगल चीजें हो कैसे रही हैं सर? डॉक्टर पसरीचा सर। मेरे लिए एब्सोल्युटली सर। इसी पहले तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले कुछ महीनों में काफी सारे एक्सीडेंट हुए हैं स्लीपर बसेस के इन पर्टिकुलर, और कई जाने मासूम जाने चले गई। इसमें पटवर्धन साहब ने बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें ऑलरेडी हाईलाइट कर दी हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन यह सच्चाई है कि फाइनेंशियल वायबिलिटी करने के चक्कर में करप्शन का पैसा उसकी लोडिंग वोडिंग करके उसको बराबर सिस्टम में डालने के लिए कई लॉरी ऑपरेटर्स, कई बस ऑपरेटर्स वो अनऑथोराइज चीजों को डाल रहे हैं। सीटें बढ़ाने के चक्कर में वो इमरजेंसी एग्जिट कवर हो गया, कई तरह के उन्होंने कंफर्ट देने के लिए, अपना इंप्रेशन जमाने के लिए कि हमारी बस बहुत अच्छी है, सीटों को ज्यादा डेकोरेटिव बना दिया विदाउट बादरिंग कि वो ज्वलनशील है, हैजार्डस मटेरियल है, इजीली कंपोस्टिबल है। फिर वहां पे और डेकोरेशन करने के चक्कर में कई वो इलेक्ट्रिक कनेक्शन एक्स्ट्रा ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक कनेक्शन अभी जो वर्कलोड, जो उसका जो इलेक्ट्रिक लोड है वो मैन्युफैक्चर से जो बनाया है, जिसकी डिजाइन की है बसें, उनसे ज्यादा है। फिर उनकी इंसुलेशन बराबर नहीं है, लूज कनेक्शन है, एसी की मेंटेनेंस बराबर नहीं है। तो एक भी स्पार्क आ गया, एक भी गलती होगी, एक भी शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसमें आग लगने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। और इमरजेंसी एग्जिट वगैरह अगर बराबर उसको अलाइन नहीं किया, बराबर उसको ब्रीफिंग नहीं किया,
ये बहुत जरूरी है कि बस चलने से पहले रात की बसें तो खास करके जो बड़ी जो स्लीपर बसेज है जहाँ पे आदमी लेटे होते हैं, बैठे भी नहीं होते ज्यादातर, तो उनके लिए उनको ब्रीफिंग करना जैसे एरोप्लेन में बैठ के होती है, वीडियो ब्रीफिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 मिनट लगते हैं, लेकिन लोग अपने आप को समझ सकते हैं कि हमारी इमरजेंसी किधर है। अगर इमरजेंसी एग्जिट नहीं है तो पीपल विल क्वेश्चन इट आल्सो। कई जगह पे ड्राइवर की पार्टीशन हुई हुई है, तो उसके करके वो जगह का और घेर लिया गया है। फिर कोई फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट जितने होने चाहिए उनकी बराबर चेकिंग की हर 6 महीने बाद कि वो बराबर हैं कि नहीं हैं, उसको देखना। फिर अपना जो अनऑथोराइज जो ऑक्यूपेशनल स्पेस है, 2-3 सीटें बढ़ा देते हैं, जैसे टॉयलेट होना चाहिए नाइट की बसेस में, वो नहीं है। रात को ड्राइवर जो है, दो ड्राइवर जाने चाहिए रात की ड्राइविंग में, दैट इज कंपल्सरी अंडर द लॉ। पर एक ही ड्राइवर कई बार चलाता है, फिर उसका स्ट्रेस लेवल, उसकी नींद की झपकी, वो चीजें भी आ जाती हैं। तो ये सब चीजों का जो असर है वो बहुत ही भयानक हो सकता है। और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होनी चाहिए, इस टाइप की कई तरह की चीजें हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा कि जब आरटीओ जब उनको परमिट दे रहा है तो क्या जो चेक लिस्ट के हिसाब से ये जो सारी चीजें हैं वो सारी वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। दैट्स द मेन क्वेश्चन, एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वी डोंट अलाउ दिस लिबर्टी टू बी टेकन। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। और सबसे बड़ी बात ये है, आरटीओ हो या दूसरी एजेंसीज हैं, जैसा कि अभी सर ने भी बताया और प्रसन्ना जी ने भी बताया, कुलश्रेष्ठ जी, बस मॉडिफाइड हो जाती हैं। अभी के जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि आपके इमरजेंसी एग्जिट्स होने चाहिए, 2 डोर्स होने चाहिए, 2 कोलैप्सिबल विंडोज़ होनी चाहिए, स्लीपर ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए। लेकिन मौजूदा बसों में इन सब किसी भी चीज़ का अनुपालन नहीं है। और जैसा एक एक करके अभी सर ने बताया भी कि किस तरह से पूरा एसी और इलेक्ट्रिक सिस्टम में शॉर्ट सर्किट के लगातार जोखिम हैं। और ये फ्यूल टैंक मॉडिफिकेशन तो बड़ा अनिवार्य हो जाता है, जब आप इस तरह के अनसेफ मॉडिफिकेशन करेंगे फ्यूल टैंक भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। एक एक चीज नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं कुलश्रेष्ठ जी, तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? और ये जो बीते दिनों में बड़े कुछ दुर्भाग्यपूर्ण जो दुर्घटनाएं हुई हैं, इसमें जो कार्रवाइयां हुई हैं उनसे आप संतुष्ट हैं क्या? दीपक जी, कार्रवाई से संतुष्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने देखा हो कि आरटीओ का भी सर्टिफिकेशन आ गया कि फिटनेस चेक हो चुका था, इस गाड़ी का सब कुछ हो चुका था, सिर्फ एक चालान पेंडिंग था। तो चालान इस देश में 75% पेंडिंग रहते हैं, वो उसके लिए सिस्टम बनना चाहिए। दूसरा, मैं जो सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ कि दोनों हमारे वक्ताओं ने बोला है कि मैं एक छोटी सी डिज़ाइन दिखाना चाहता हूँ जो अप्रूव्ड डिज़ाइन है हमारे यहाँ, अगर आपको दिख रहा हो ये, इसमें एक इमरजेंसी गेट के लिए अलग से प्रावधान होता है, जैसे कि एरोप्लेन में एक एक्स्ट्रा लेग स्पेस देकर वो जो एग्जिट के लिए दिया जाता है, करेक्ट, वहाँ पर ये सारे लोग, सारे बस ऑपरेटर्स उस वहाँ पर एक्स्ट्रा 2 सीट लगाकर वो बचाते हैं। और दूसरा, जो एक सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं हैमर्स के, कि हैमर्स भी वहाँ पर होना चाहिए और उसको डिस्प्ले होना चाहिए। और जैसा कि पथरीचा साहब ने बताया था कि उसका कि प्री अनाउंसमेंट, जैसा कि प्लेन में होता है, उस तरह का अनाउंसमेंट होना चाहिए कि इस जगह पर ये हैमर लगे हुए हैं, अगर इमरजेंसी है तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, जो मैं पोस्ट एक्सीडेंट की सिनेरियो पर आना चाह रहा हूँ, कि जैसे अपने यहाँ पर जो मॉडिफाइड व्हीकल जो बताया कि एसी से जो है स्लीपर में चेंज किया, से स्लीपर को उसमें फुल्ली मॉडिफाई किया। आजकल जो जितने भी बसेज हैं उनमें सब में जो है ना ड्राइवर्स केबिन अलग होता है, और जिसका एंट्री और एग्जिट गेट उसी के सामने अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जो कि केबिन के थ्रू बंद हो जाता है। मतलब एक केबिन का डोर, दूसरा एक एंट्री और एग्जिट डोर। रात में जनरली क्या करते हैं कि वहाँ पर जो को ड्राइवर या जो भी क्लीनर होता है इनके साथ में, वो वहाँ पर अपना चारपाई या कुछ लगाकर वो गेट को बंद करके एक अलग से स्लैब डालकर सोता है। अगर इमरजेंसी कोई होती है तो वो गेट खुल ही नहीं सकता है। मैं भी काफ़ी बार इन बसों में ट्रैवल किया हूँ, मैंने स्पेशली बोला है कि यहाँ पर गेट को बंद क्यों करते हो आप अंदर वाले केबिन का? तो जब वो केबिन का डोर ही बंद हो जाएगा तो वो बाहर कैसे होंगे? दूसरा, अगर ये आरटीओ की तरफ से अगर वो गाड़ी पास हुई है, फिटनेस चेक हुआ है, तो क्यों ना उस आरटीओ को सस्पेंड किया जाए, उसके खिलाफ केस किया जाए सबसे पहले।
कि आपने फिटनेस, जब आप गारंटी दे रहे हैं पब्लिकली मीडिया में आकर आप बोल रहे हैं कि इसका फिटनेस सर्टिफिकेट ठीक है, गाड़ी का चेक हुआ है, फिटनेस लिया हुआ है, तो सबसे पहले तो उसको बुक कीजिए। दूसरा, मैं एक सबसे प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेना चाहता हूं कि इस तरह की जितनी भी गाड़ियां हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ पर ऑनलाइन ऑपरेटर हैं यहाँ पर, तो व्हाई डोंट वी सस्पेंड दीज ऑपरेटर, ऑनलाइन ऑपरेटर्स। जैसे ओला उबर के अंडर में गाड़ियां चलती हैं, इसी तरह से रेड बस हो गया और कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस तरह की बसेज ऑपरेट करती हैं। तो अगर उनके यहाँ पर इस तरह की बसेज का है, मतलब एक होता है कि डाइवर्सिफाई करना कि हर इंडिविजुअल बस को आप चेक कर रहे हैं। यहाँ पर जब एक प्लेटफॉर्म है कि जिस प्लेटफॉर्म के अंदर में 2-3 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार गाड़ियाँ चल रही हैं, तो क्यों ना उस प्लेटफॉर्म को फिर फिनिश किया जाए, उस प्लेटफॉर्म को अकाउंटेबल बनाया जाए। दूसरा, नंबर 1 आरटीओ अकाउंटेबल, नंबर 2 ये बड़े बड़े बस ऑपरेटर अकाउंटेबल। तो अगर इन दोनों चीज़ों पर भी एक नकेल कसी जाएगी तो सबसे बड़ा फायदा हो जाएगा। दूसरा, मैं सबसे बड़ी बात जिम्मेदारी के साथ बोलना चाह रहा हूं कि इस तरह की स्लीपर बसेस पूरे यूरोप में लगभग 99% बैंड है, क्योंकि इनमें सेफ्टी नॉर्म्स को सिटिंग और स्लीपर के अकॉर्डिंगली साइड किया जाता है, और कितना भी यहाँ पर नॉर्म्स बन जाए वहाँ पर वो साइडलाइंस होंगे। तो शुडंट वी फॉलो द यूरोपियन नॉर्म्स? कम से कम उन नॉर्म्स को ला सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी यूरोपियन कंट्रीज़ की यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं आजकल, जैसे कि बेंज भी है, वॉल्वो भी है। तो अगर वो गाड़ी यूरोप में बैन है तो इंडिया में वो चल कैसे रही हैं और कौन से नॉर्म्स हैं जिनके तहत ये चलाई जा रही हैं? दूसरा, एक रेगुलेटरी बॉडी इसके लिए होनी चाहिए, उसका पूरे हिंदुस्तान में अभाव है। न तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर कोई इस तरह का एफर्ट किया जा रहा है, न किसी स्टेट लेवल के लेवल पर यह एफर्ट किया जा रहा है। तीसरा, जैसे पचरीजा साहब ने बहुत क्लियर बताया कि यहाँ पर ओवरलोडिंग, या फिर जैसे हमारे प्रसन्ना जी ने बताया कि छत पर भी सामान रख के ले जा रहे हैं, नीचे भी रख के ले जा रहे हैं। तो आई थिंक ये सारा रेगुलेटरी बॉडी और जो हमारी जो अकाउंटेबल इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं जी, सबसे ज़्यादा उन्हीं के ऊपर जाता है। Absolutely. अगर ठीक है करप्शन का लेवल है तो वहाँ से क्यों नहीं हैंडल किया जाता? एब्सोल्युटली। यानी कि कुल मिलाकर अपने प्रॉफिट के लिए इस तरह के ऑपरेटर्स लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। और देखिए कितना सिंपल सा है, कुरनूल हादसे में ही आप देखिए आरटीए की लापरवाही, बिना स्लीपर कन्वर्जन के एआरएआई अप्रूवल हो गया, तमाम तरह की चीज़ें हो गई। और ये एक बस नहीं है, इस तरह की सैकड़ों बसें लोगों की जिंदगियां जोखिम में डालते हुए दौड़ रही हैं आज भी सड़कों पर। मुझे नहीं याद है कि जब से इस तरह के हादसे की शुरुआत हुई है तब से कोई पर्टिकुलर फ्लीट या फिर पर्टिकुलर किसी रूट पर कोई रैंडम चेकिंग हुई हो और वहां पर बसेस को या ऑपरेटर्स को बुक किया गया हो। यानी कि आज भी इस तरह के ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो उन पर लगाम कब लगेगी? आ रहा हूं कुलश्रेष्ठ जी आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद सीधा सवाल हमारा प्रसन्ना जी से, पसरीचा जी से, कुलश्रेष्ठ साहब से ये भी होगा कि आज के बाद एक आम यात्री होने के नाते अगर मैं इस तरह की बसेस में चढ़ रहा हूं तो मुझे कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, मेरे अपने अधिकार क्या कहते हैं, मेरी अपनी जागरूकता का स्तर क्या होना चाहिए ताकि मैं अपने आप को इस तरह के डेथ ट्रैप्स में ना फंसा पाऊं। एक छोटे से ब्रेक के बाद ये सीधी चर्चा भी होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रसन्ना जी, अब एक आम आदमी होने के नाते, काम यात्री होने के नाते मुझे बताइए मुझे क्या करना है, क्योंकि कानून तो अब कहाँ कहाँ नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। अब एक आम आदमी तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज से लेकर BIS से लेकर MORTH से लेकर ARAI से लेकर ICAT से लेकर CIRT से लेकर कहाँ कहाँ किस किस की जिम्मेदारियां तय करेगा। ये तो अंधेर गर्दी है एक तरह से। बहरहाल वहां पर जब चीजें दुरुस्त होंगी। एक आम यात्री होने के नाते मुझे बताइए सर, मैं किसी स्लीपर बस में, नॉर्मल बस में सफर करना हूं, मुझे क्या क्या देखना है? अभी आप ISI मार्क रहेगा तो आपको एक सर्टन चीज के एश्योरेंस होता है, FDI का रहेगा तो सर्टन चीजों का एश्योरेंस होता है। यहाँ बस बॉडी कोड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और बस बॉडी कोड हमारे यहाँ का इस तरीके से बनाया गया है कि इवैक्यूएशन फास्ट हो। तो पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी मैं बस में चढ़ता हूं, जैसे हमारे यहाँ क्या करते हैं, यात्री ने टिकट बुक किया तो इसको एक लिंक जाती है कि ये गाड़ी में इमरजेंसी एग्जिट कैसा करना है। तो जो
अगर यात्री वो देख के जाता है वीडियो क्लिप जो हम टिकटिंग बुकिंग के बाद तुरंत भेजते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स भेजते हैं, सब नहीं भेजते रहेंगे, तो वो अगर खोल के देखता है तो उसको पता लगता है कि भाई ये चीजें इमरजेंसी में करनी है, तो वो इमरजेंसी है कि नहीं वो बस में पहले वो देखने की आवश्यकता है। जैसे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि छत पे सामान लेके गाड़ी जा रही है, इसका मतलब रूफ एचएस है ही नहीं इसको। अगर उसको इमरजेंसी डोर ही नहीं दिख रहा है तो मैं कैसे बाहर जाऊंगा? तो ऐसी कुछ कुछ चीजें जो है वो यात्रियों ने पहले देखनी चाहिए, जरूरी है कि इमरजेंसी के हिसाब से इसमें, इवैक्यूएशन प्लान के हिसाब से इसमें सब कुछ रखा है कि नहीं रखा है। तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम इसके लिए ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि जैसे आईएसआई का रहता है कि 119 के हिसाब से ये गाड़ी बनी है भाई, ऐसा अगर सर्टिफिकेट बाहर ही लगाया जाए तो उसमें थोड़ी सहूलियत होगी, लोगों को एक भरोसा आएगा। तो सॉरी सर, कि मेरे भाई पास ये वक्त की कमी है इस उसमें, लेकिन आपने दो बातें बताई, यानी कि आप किसी भी स्लीपर बस में अगर चढ़ रहे हैं या नॉर्मल बस में चढ़ रहे हैं, एक तो आप रूफ लगेज देख लीजिए, अगर रूफ लगेज नहीं है उसकी जगह उन्होंने वहां पर लोगों के सोने की व्यवस्था कर दी है, एक्स्ट्रा सीट बना दी है, तो तुरंत आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ी हैं। दूसरा, इमरजेंसी डोर्स हैं या नहीं है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं या नहीं, ये बेसिक चेक कर लीजिए। ये बेसिक चेक अगर आपने कर लिया तो आपका समझ लीजिए कि लगभग स्थिति आपके कंट्रोल में है। अदरवाइज आप उस बस की शिकायत भी कीजिए, ऑपरेटर की शिकायत भी कीजिए, और चढ़िए तो बिल्कुल भी मत। पसरीचा सर, अब इस तरह की बसें तो हम देखते हैं सर कि आरटीओ दफ्तर के बाहर ही बड़े बड़े जो है इस तरह के स्पॉट्स होते हैं जहां पर इन बसों में यात्री भरे जाते हैं। मेरा आशय क्या है आप ये समझ रहे होंगे, सिस्टम के बड़े बड़े संस्थानों के बिल्डिंग्स की नाक के नीचे सर नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये बसें सड़कों पे ना आए, उसके लिए हमारे सिस्टम को क्या करना है, क्योंकि आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं सर, आप सुझाव दें। नहीं, एक ऐसा है कि एक दो एग्जाम्पल सेट करनी बहुत जरूरी है कि जिसमें एनफोर्समेंट अथॉरिटीज जो अनदेखी करते हैं और नियमों का वायलेशन होने में उनकी मदद करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आई थिंक 2-3 एग्जाम्पल होनी चाहिए जिसपे कुछ ऑफिसर सस्पेंड हो सीनियर, ताकि दे नो कि दे आर अकाउंटेबल। नंबर 2, ये बहुत जरूरी है कि अगर आप देखते हैं कि कोई को पैसेंजर है और वो कोई ज्वलनशील कोई अपने साथ पदार्थ ले जा रहा है या रास्ता में सामान रखा हुआ रास्ते में जिससे आपको असुविधा हो रही है और आपको कभी जाना पड़ जाए तो तकलीफ होगी, और या इमरजेंसी गेट के सामने सामान रखे हैं, चीजें रखी हैं, I think you must take serious cognizance and tell the driver not to continue the journey. और अगर कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है या लगे कि ड्राइवर ने दारू लिया हुआ है या बहुत ओवरटेकिंग डेंजरस हो रही है, तो वो चीजों के भी आपको इमीडिएट कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि जब तक पब्लिक एक्टिविटी होगी, जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं एक्टिविटी करेगी, सिस्टम वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। अगर मैं होता तो मैं तो स्लीपर बस में नहीं बैठूंगा, जैसा कुलश्रेष्ठ साहब ने बड़ा ठीक बोला। आई थिंक आई लाइक टू गो बाई जो रिक्लाइनिंग सीट्स होती है कंफर्टेबल, वो दे दीजिए। स्लीपर वाला काम बस में बराबर ही नहीं है, दिस इज अनसेफ। थैंक यू। एब्सोल्युटली सर। तो अब आपको देखिए अपनी सुरक्षा को तरजीह देनी है आराम से ज्यादा। अगर आपको लगता है कि आपकी सेफ्टी उसमें कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो प्लीज अवॉइड दैट। बट फिर यहां पे सवाल ये भी आता है कि एक आम आदमी तो भरोसा करता है कि भाई एक बड़ी सी बस, चमचमाती हुई बस, उसका टिकट ऐसा लगता है कि पूरी तरह से लीगल है, ऐसा लगता है कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से सब चीजें चेक्ड है, तो मैं क्यों ना विश्वास करूं, मेरे देश की सरकार, मेरे देश का सिस्टम मेरे साथ है, तो मैं क्यों ना अपने आराम को तरजीह दूं। तो इसलिए भी एक आम आदमी जो है इस तरह से, तो उसकी गलती सिर्फ क्या यही है कि वो सिस्टम पर, सरकार पर, नियम कायदों पर भरोसा कर रहा है? कुलश्रेष्ठ साहब, आपने बिल्कुल सही बात एक बोली और शायद उसमें बहुत बड़ा आंसर भी एक साथ में दिया हुआ है कि जब एक आम आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एट ऑल, अगर हम प्लेन में सफ़र कर रहे हैं तो ये प्लेन वाली एजेंसी की जो ज़रूरत है, उसके साथ में वहाँ से रिलेटेड जितनी भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, डीजीसी है, उसकी जिम्मेदारी है। आपने यहाँ पर नाम लिया अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का, ARAI, BIS, CIRT, ये सिर्फ एक ऑफिस में एक जगह पर बैठकर चलने वाली एजेंसी हैं। इनका फील्ड लेवल पर कोई भी इंस्पेक्शन किसी भी लेवल पर नहीं होता है। अगर आपने कोई एक आइटम मैन्युफैक्चर किया है तो एक बार आप इनके यहाँ पर भेजेंगे, उसका सर्टिफिकेशन लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप हज़ारों मॉडल वहाँ पर जारी कर दीजिए।
सर्टिफिकेशन वो हो गया। तो सबसे पहले तो ये जो मैं रेगुलेटरी सिस्टम की बात कर रहा था कि एक रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए, और जैसे कि दूसरा सबसे बड़ी मेरी जिम्मेदारी एज ए कॉमन नागरिक वो ये आती है, अगर मैं कोई कमी देखूं तो मैं शिकायत किससे करूं? पुलिस के पास जाऊं, मैं आरटीओ के पास जाऊं, देश की सरकार के पास जाऊं? मेरे पास ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है जहां पर मैं ऑनलाइन किसी से कंप्लेंट कर सकूं और उसका जवाब मांग सकूं। तो एक तरह से मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगा। BIS है जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर हेलमेट स्पेसिफिकेशन का नॉर्म्स मार्केट में है, सबसे ज्यादा टू व्हीलर वाले मरते हैं हिंदुस्तान में। लेकिन आजकल देखा होगा आपने कि लेडीज जो है ना वो टोपी हेलमेट लगा के चलती हैं, जो कि नॉन ISI हेलमेट है। आज तक BIS के पास एक भी ऐसा नॉर्म्स नहीं है कि वो नॉन ISI हेलमेट को सीज कर सके, छापा मार सके, और जो मैन्युफैक्चरर, मुझे लगता है ये उदाहरण अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त है। कुलश्रेष्ठ जी ने उदाहरण दिया है कि सिस्टम में कितना बड़ा लूप होल है और जिसे पाटने की कितनी बड़ी आवश्यकता है। बहरहाल एक इंपॉर्टेंट सजेशन आया कि एक रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए। कुछ इशारा प्रसन्ना जी ने भी इस तरफ किया है कि कम से कम वो अपनी संस्था के लेवल पर कम से कम इस तरह का एक लागू करने की सोच रहे हैं। जब होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन ये अगर सिस्टम लेवल पर भी हो वो ज़्यादा बढ़िया। और डॉक्टर पसरीचा ने भी कहा कि कुछ अधिकारियों को, जिम्मेदार अधिकारियों को अकाउंटेबल बनाने के लिए उन पर गाज गिरनी भी आवश्यक है, ताकि एक डेटरेंस बने, ताकि एक भयादोहन बने और जिससे एक एग्जाम्पल सेट हो। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में हमारी यात्राएं सुरक्षित होंगी। बहुत क्विकली प्रसन्ना जी ऐड करना चाहें कुछ तो? कि हमारे यहाँ वीडियोस हमने जो शेयर करते हैं, हाँ। वो वीडियोस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें इवैक्यूएशन कैसा करना है ये डिटेल में हमने बताया है। ठीक है सर। और ये ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि वीडियो हाँ। हर टिकट जो बुक करता है उसको भेजते हैं हम। एब्सोल्युटली सर। तो BOCI जो काम कर रहा है उसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन जागरूकता के साथ साथ जिम्मेदारियां भी तय हों, तब जाके सिस्टम दुरुस्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्ना जी, डॉक्टर पसरीचा जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग कुलश्रेष्ठ जी। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।